आज बोलने का जो विषय है, छायावाद, युग और शिल्प, यह विषय ऐसा है कि जिस पर मैं कुछ आरंभिक बातें करना चाहता हूँ ताकि परिप्रेक्ष्य ठीक से उत्पन्न हो सके और समझ बढ़ सके। मेरा उद्देश्य यह है कि इस विषय के बारे में मैं ज़्यादा उदाहरण न दूं, बल्कि समझ को विकसित करने की कोशिश करूं। मैं ये विषय जिस तरह से रखा गया है, इससे पता चलता है कि छायावाद को हम सैद्धांतिक आधार पर पढ़ना नहीं चाहते। हम छायावाद को शास्त्रीय आधार से अलग उसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण और पद्धति से पढ़ना चाहते हैं। अब यह है कि शास्त्र शाश्वत पर बल देता है साहित्य में, जो शाश्वत सत्य है, और इतिहास शाश्वत नहीं बल्कि जो बदलता है उस पर बल देता है। इसलिए छायावाद में जो बदलाव आया है काव्यानुभूति के स्तर पर, काव्य वस्तु के स्तर पर, काव्य शैली और शिल्प के स्तर पर, उन बदलावों को रेखांकित करने का प्रयत्न संभवतः इस विषय को रखने का उद्देश्य लगता है। मसलन जैसे बहुत दूर न जा कर के मैं ये कहना चाहूँ कि जो इतिहास है, इन बदलावों के आधार पर तर्क और युक्तियाँ तैयार करता है, किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं। मसलन अगर आप देखिए कि छायावादी कविता का, ये आरंभिक बात कर रहा हूँ कि छायावादी कविता का जो काव्यार्थ है, उसकी जो अंतर्वस्तु है, उसमें नैतिकता और निश्चयार्थ का एक तरह से विरोध तो नहीं, लेकिन उसे किनारे किया गया है, और मूल और जिज्ञासा, मूल और संभावना पर बल दिया गया है। तो अर्थ की पूरी बनावट मूल्य धर्मी हो जाती है, वह नैतिकतावादी नहीं रहती। ये युग के कारण हुआ है। युग ऐसा था जो मूल्यों पर विश्वास करता था, नैतिकता पर नहीं। जैसे जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरणगुप्त नैतिकता पर विश्वास करते थे, मूल्य पर नहीं। और सारी छायावादी कविता मूल्य पर विश्वास करती है। अब ये इसको समझने के लिए मैं बहुत संक्षेप में आपको बता दूं एक उदाहरण से कि स्त्री और पुरुष विवाह करें तो ये नैतिक, लेकिन स्त्री और पुरुष प्रेम करें और विवाह न करें ये अनैतिक माना गया था। लेकिन छायावाद में इस प्रेम को स्वाधीनता की अभिव्यक्ति माना गया है। विवाह एक संस्था है जो स्त्री और पुरुष के संबंध को बांध देता है, लेकिन प्रेम उसे मुक्त करता है। अब जैसे एक उदाहरण मैं दूं, प्रसाद ने एक कहानी लिखी है आकाशदीप। उस कहानी में चंपा उसकी नायिका है, वो बुद्धगुप्त से प्रेम करती है। बुद्धगुप्त एक राजकुमार है। प्रेम करते समय उसे बाद में पता चलता है कि बुद्धगुप्त शत्रु देश का व्यक्ति है। तो वो कहती है कि बुद्धगुप्त, मैं तुम पर मर सकती हूँ, लेकिन तुमसे घृणा करती हूँ। तो ये मर सकना प्रेम पर और घृणा करना, क्या इस तरह की अनुभूति किसी प्रेमिका या प्रेमी के भीतर पहले संभव था? जब आप स्त्री और पुरुष को स्वाधीन बनाएंगे प्रेम करने के लिए,
तब इस तरह की जटिलताएं पैदा होंगी। तो छायावाद में इस तरह से अनुभूतियों को लेकर तमाम जटिलताएं पैदा हुई। मैं शुरू में अभी एक बात कह करके मैं इसके अनुभूति पक्ष को छोड़ता हूँ, उस पर आगे फिर बात करूँगा। अब शिल्प के बारे में, मैं शिल्प के बारे में कहना चाहता हूँ कि छायावाद पहला ऐसा काव्य है जिसमें शैली अपर्याप्त हो गई, शैली व्यक्तिगत होती है और शिल्प वस्तुगत होता है। शिल्प शब्द आया है वास्तुकला से और मूर्ति कला से। छेनी और हथौड़ी चल रही है, उससे मूर्ति का आकार पैदा होता है, उससे आकाश को घेरा जाता है। जैसे ये कमरा है, इस आकाश को ही तो घेरता है, लेकिन ये जो दीवारें हैं, दीवारें तो शैली नहीं हो सकती, व्यक्तिगत नहीं हो सकती, ये तो मूर्त वस्तु हैं। तो अब ये शैली को अपर्याप्त करना, ये छायावाद में पहली बार आया और शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया। तब उसके लिए उन्हें मतलब छायावाद की कविता में अलंकार का निषेध किया गया है। अलंकार पर बल नहीं है। अलंकार तो अनुभूति को शोभा प्रदान करेगा, लेकिन शिल्प अनुभूति को शोभा नहीं प्रदान करता, वो अनुभूति का निर्माण करता है। जैसे वो छेनी हो, अनुभूति का निर्माण करता है। इसलिए बिंब नाम की एक धारणा छायावाद में विकसित हुई, इसके पहले कहीं नहीं थी। तो ये भी युग की देन है। तो अनुभूति का प्रमाण होता है और इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। शिल्प और अनुभूति को कर देंगे तो गायब हो जाएगा सब कुछ। ठीक उसी तरह से जैसे पानी, हाइड्रोजन के 2 इकाई और ऑक्सीजन की 1 इकाई मिला दीजिए तो बन जाएगा पानी। ये अनुपात हटा दीजिए, पानी खत्म। अब ये तो है शिल्प। और अगर आप ये कहें कि पानी ठंडा है, गर्म है, मैला है, निर्मल है, ये है शैली। तो छायावाद में जो अनुभूति है, अनुभूति के इस शैलीगत रूप को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने एकदम नवीन रूप हमें प्रदान किया। आप पाएंगे कि अनुभूति के बिल्कुल नए रूप आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने चंपा का उल्लेख किया था कि इस तरह का अंतर्वर्ती प्रदेश पहले आया नहीं था। अब थोड़ी सी शिल्प की बात देख लीजिए। जैसे शोभाकारक धर्म का निषेध किया, ये युग की देन है। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि छायावाद, ये जो पुनर्जागरण है, नवजागरण है, उसका अंतिम चरण है। तो इसका क्या मतलब है, क्यों इसको अंतिम चरण की बात की जाती है? यानी इसका मतलब भारतेंदु युग से संबंधित है। तो भारतेंदु ने मनुष्य की नई कल्पना की और उस मनुष्य को, यहाँ देर होगी नहीं तो उन्होंने कहा है कि राजनीति समझे सकल पावहि तत्व विचार। जो व्यक्ति राजनीति को, मानवीय राजनीति और औपनिवेशिक राजनीति, इनको समझता है ठीक से, वह आधुनिक भारतीय मनुष्य। तो उन्होंने पूछा एक सवाल जो आधुनिक युग का बड़ा दार्शनिक सवाल है, होय मनुष्य ही क्यों भय हम गुलाम ये भूप। ऐसा आदमी जो ये सवाल पूछ सके कि मनुष्य हम भी हैं और मनुष्य अंग्रेज भी है, वो क्यों भूप हो गए और हम क्यों गुलाम हो गए। ये सवाल जो पूछ सकता है वो आधुनिक भारतीय मनुष्य होगा। तो इसका मतलब यह है कि छायावाद में
इस मनुष्य की का रूप मिलना चाहिए, किसी रूप में मिले। ये मनुष्य अगर मिलता है तो ये नवजागरण का अंतिम चरण है, और अगर नहीं मिलता है तो ये नवजागरण का अंतिम चरण नहीं है, ये स्वतंत्र कोई विषय हो गया। तो अब स्वाधीनता, इसका मुख्य विषय जो है, राजनीति करने का मुख्य विषय क्या था? औपनिवेशिक शासन से मुक्त होना, यानी स्वाधीन होना। तो स्वाधीनता जो है वो केंद्रीय विषय है, चाहे भारतेंदु का युग हो, चाहे प्रसाद का युग हो, छायावाद युग हो, केंद्रीय विषय स्वाधीनता है। अब सारी बात यह है कि छायावाद में स्वाधीनता अनेक स्तरीय है, वो केवल राजनीतिक नहीं रह जाती। वह जीवन, वैयक्तिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, अनेक प्रकार से स्वाधीनता अनेक आयामों में अभिव्यक्त होती है, मैनी डायमेंशनल हो जाती है स्वाधीनता। इसलिए छायावाद अधिक महत्वपूर्ण काव्य है, क्योंकि उसमें स्वाधीनता मैनी डायमेंशनल है, अनेक आयामी है। भारतेंदु और द्विवेदी जी के समय की स्वाधीनता इतनी अधिक मैनी डायमेंशनल और इतनी अधिक गहरी और द्वंद्वमयी नहीं है जितनी कि छायावादी कविता में है। तो इसलिए छायावाद की भी मुख्य अंतर्वस्त्र स्वाधीनता है। इस तरह मतलब भारतेंदु से चलने वाली कविता की स्वाधीनता की परंपरा छायावाद में भी आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो युग की देन है। अगर स्वाधीनता की समस्या न होती तो उससे अगर लड़ाई बिना औपनिवेशिक शासन के करते तो झूठी बात होती। लेकिन स्वाधीनता बहुत गहरी लड़ाई थी, गहराई को, स्वाधीनता की गहरी लड़ाई को अभिव्यक्त करता है छायावाद। पहली बार अनुभव किया गया छायावाद में। फिर ये भी युग की देन है कि छायावादी कविता भाव निरूपण को अपर्याप्त मानती है। वह विद्रोही भाव चेतना है। छायावाद विद्रोह करती है। भारतेंदु युग विद्रोह करता है, छायावाद युग विद्रोह करता है। और उसके बाद भी आप एक तरह से ये समझिए कि पूरी की पूरी जो आधुनिक युग की काव्य चेतना है या आधुनिक युग की जो जीवन चेतना है, वो सारी जीवन चेतना विद्रोही है। और अगर कोई विद्रोही नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है, वो आधा मनुष्य है या झूठा मनुष्य है। वो किधर भी जा सकता है, जैसे आजकल हो रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो अब इस तरह मैं ये कहता हूँ कि जो स्वाधीनता है, एक सवाल पूछा जाता है जिसे मैं भी पूछ रहा हूँ कि छायावाद में स्वप्न और कल्पना का बड़ा उपयोग किया गया है। भैया, अगर आप राजनीतिक स्तर पर स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे हो, सामाजिक स्तर पर स्वाधीनता का संघर्ष कर रहे हो, तो आप कल्पना और स्वप्न में क्यों जा रहे हो? जिसके लिए कहा गया कि छायावाद पलायन का काव्य है। मैं ये कहता हूँ, और शुक्ल जी ने भी छायावाद का बड़ा विरोध किया कि अनुभूतियाँ भी कल्पना पर होने लगी। तो अनुभूतियाँ कल्पना पर होने लगी, लेकिन क्यों? इसमें पेच है जिसे खोलना बहुत जरूरी है। कल्पना शुक्ल जी के समय तक कविता का एक तत्व है, लेकिन छायावाद में कल्पना कविता का एक तत्व नहीं है। वह इतिहास द्वारा दी गई एक विशेष योग्यता है कल्पना। अब इतिहास द्वारा दी गई विशेष योग्यता का क्या तात्पर्य है कि उस समय देखिए, छायावादी कविता का आंदोलन 1918-20 से शुरू होता है।
स्वाधीनता का आंदोलन गांधी जी के आने के बाद 1820 से शुरू होता है। क्या यह कारण है? एक राजनीतिक आंदोलन और एक साहित्यिक आंदोलन दोनों साथ शुरू होते हैं, एक साथ शुरू होते हैं। तो ये आंदोलन वही कर सकता है, राजनीतिक आंदोलन कर सकता था, जो स्वाधीन होने का सपना नहीं देखेगा, कल्पना नहीं करेगा, वो राजनीति में आंदोलन कर सकता था। इसी तरह से साहित्य को स्वाधीन बनाने का जो सपना और कल्पना नहीं करेगा, वो देखेगा, वो करेगा संघर्ष। तो इसके मतलब कि स्वप्न और कल्पना एक अतिरिक्त और बड़ी महत्वपूर्ण योग्यता है जिसे इतिहास ने दिया है। तो कल्पना और स्वप्न एक ऐतिहासिक योग्यता है लड़ाई की, जो छायावाद ने हासिल की है। ये बड़ी गहरी योग्यता है। ये शुक्ल जी नहीं समझ पाए, लेकिन झरना में लिखते हैं प्रसाद जी, हे कल्पना सुखदान तुम मनुज जीवन प्राण, तुम मनुष्य के जीवन की प्राण हो। कभी नहीं कहा गया हमारे पूरे शास्त्र चिंतन में कहीं नहीं कहा गया है कि कल्पना मनुष्य जीवन का प्राण है। छायावाद में कहा गया। तो मनुष्य जीवन का प्राण है कि इसके मतलब कि अंतर्वस्तु है, वो भाव है, वो वस्तु है, वो अनुभव है। तो इसलिए वो कल्पना जो है, कैसा अनुभव? स्वाधीनता का। स्वाधीनता का अनुभव तभी मिलेगा जब आप इसको कर सकेंगे। इसलिए छायावाद में जो कल्पना है और स्वप्न है, ये भी युग की देन है। वैसे तो कल्पना और स्वप्न होते हैं, हर साहित्य में होता है, लेकिन इस साहित्य का सामान्य धर्म वाली कल्पना नहीं है। यह इतिहास का विशेष धर्म है। इतिहास ने इस योग्यता को दिया है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखी। राम की शक्ति पूजा में जाम्बवान ने कहा राम से कि देखो, शक्ति के जितने रूप हैं, जैसे देवताओं का वरदान, उनकी कृपा, सेना, हथियार, ये सब रावण के पास है। ये पारंपरिक चीजें हैं। इनसे तुम लड़के, राम से कहते हैं जाम्बवान, इनसे लड़के तुम राम से पार नहीं पाओगे। राम से पार पाना है तो शक्ति की मौलिक कल्पना करो। अब ये शक्ति की मौलिक कल्पना हमारे इतिहास में स्वाधीनता की लड़ाई में हो चुकी थी, और वो गांधी ने की थी। कि गांधी ने जब सारी जनता को, निहत्थी जनता को, अहिंसक जनता को अहिंसक सत्याग्रह के लिए संगठित किया, तो इसके मतलब कि जन संगठन बिना हथियार के, बिना किसी हिंसा के जब संगठित हो जाए किसी के विरोध में, तो ये मौलिक कल्पना है, शक्ति की मौलिक कल्पना है। ये हमारे युग में हो चुकी थी, गांधी ने दे दिया था। अगर गांधी ने शक्ति की मौलिक कल्पना ना की होती तो राम की शक्ति पूजा किताब ने कविता लिखी नहीं जाती। इसलिए ये मौलिक दुनिया को यह एक मौलिक राजनीतिक देन है जो गांधी ने दी, और इस पर एक कविता लिखी गई। प्रसाद ने एक कहानी लिखी जिसका मैंने जिक्र किया अभी आपको। ये भी जो जटिलता है वो इतिहास की देन है। मैं इसके अतिरिक्त प्रकृति है। लोग प्रकृति वर्णन पर बहुत करते हैं छायावाद में, लेकिन प्रकृति का वर्णन इसलिए छायावाद उसकी ओर आकर्षित होता है, कभी आकर्षित होता है, क्योंकि प्रकृति स्वाधीनता का विशाल विराट क्षेत्र है।
इसलिए नहीं कि प्रकृति में हवा है और बड़ी सुंदर है, इसलिए नहीं। प्रकृति स्वतंत्रता का विराट क्षेत्र है, इसलिए प्रकृति पर वो है आकर्षण है छायावादी कवियों को। इसके अलावा छायावादी कविता में का जो एक डायमेंशन है वो ऐसा है जो उधर ले जाता है, यथार्थ की ओर भी ले जाता है। जैसे निराला ने लिखा, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, या फिर वह आता पछताता दो टूक कलेजे के करता। तो इस तरह की भी कविताएं लिखी गई, क्योंकि ये आँख से देख करके कवि ऐसा नहीं लिखते थे। इसलिए छायावाद को युग ने एक नई आँख दी है। शिल्प की भूमिका के बारे में केवल दो उदाहरण दे देता हूँ। तो मैं दो उदाहरण शिल्प के बारे में दे के ख़त्म करता हूँ कि शिल्प कितनी बड़ी चीज़ है। ये पंत ने अपने एक विवेचन में बताया। उन्होंने एक रीतिकालीन कविता की पंक्ति पढ़ी है, कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन किलकंत हैं। ये जो स्वर विधान है, इसे तुरंत मालूम हो जाता है कि ये रीतिकालीन कविता अलंकारों से लदी हुई कविता है। लेकिन पंत जी ने कहा कि अगर इसका स्वर मैं बदल दूं तो देखिए क्या गजब होता है। सुकूलन में केलिन में और कछारन कुंजन में सब ठोर कलित कारिन क्यारिन में कल कल कंत बनन में बिगड़ो बनन बसंत। ये लगता है छायावादी कविता है। ये ध्वनि विन्यास बिल्कुल नया है। तो ये ध्वनि विन्यास देखिए, ये ध्वनि धारण करती है कविता को। हटा दीजिए, कविता खत्म। ये पंत जी ने कहा है कि बनन में बगरो विपुल बसंत, ये जो ध्वनि है इसे आधुनिक कविता बनाती है। और वो क्यारिन में कलिन किलकंत है, ये उसे मध्ययुगीन कविता बनाती है। तो ध्वनि विन्यास कितनी बड़ी चीज़ है, और इसको हटा दीजिए तो कुछ नहीं रह गया। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और उदाहरण आपको दूं, निराला का ही, क्षितिज से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे धीरे। आप इस गति विन्यास को हटा दीजिए, कविता खत्म। क्षितिज से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे, कोई मतलब नहीं है। आप अर्थ करते रहे, लेकिन उसमें अर्थ नहीं है। अर्थ देखिए इस स्पेसिंग में है। क्षितिज से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे धीरे। तो ये शिल्प है। इस शिल्प के बिना इस कविता को पढ़िए मीनिंगलेस है। तो इसलिए शिल्प जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये अलंकार को हटा देता है। अलंकार जो है कविता के लिए अनिवार्य धर्म नहीं है। ये जो छायावादी कविता की देन है, बहुत महत्वपूर्ण। मैं चर्चा कर रहा था छायावाद में विद्यमान एक सूक्ष्म की, जिसे आमतौर पर ये माना जाता रहा है कि सूक्ष्म का क्षेत्र और उसका जन्म अध्यात्म की भूमि में होता है। जो सामान्य भौतिक जीवन होता है उसमें सूक्ष्म नहीं होता, बल्कि सूक्ष्म को उसमें भौतिक जीवन में धारण किया जाता है। लेकिन छायावाद की विशेषता यह है कि वह सूक्ष्म को भौतिक और स्थूल के भीतर ही स्वीकार करता है। ये बहुत बड़ी देन है। मैं इसके बारे में महादेवी वर्मा को उद्धृत करना चाहूँगा कि महादेवी वर्मा सबसे अधिक अमूर्त और सबसे अधिक सूक्ष्म का उपयोग करने वाली कवित्री मानी जाती है। उन्होंने ये कहा कि जीवन में
जीवन की समष्टि में सूक्ष्म से इतने भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो स्थूल से बाहर कहीं अस्तित्व ही नहीं रखता। अब ये कितनी क्रांतिकारी बात है, क्योंकि हमारी सारी पिछली चेतना में जो सूक्ष्म है वो आध्यात्म का क्षेत्र है और जो स्थूल है वो भौतिक जीवन का क्षेत्र है। दोनों में सामंजस्य होता है, लेकिन यहाँ सामंजस्य की बात नहीं है। यहाँ बात यह है कि सूक्ष्म स्थूल जीवन के अंतर्गत होता है। तो अब ये अपने आप में दृष्टिकोण की बहुत बड़ी नवीनता है, जिसमें उद्घाटन होता है, सूक्ष्म का उद्घाटन होता है, सामंजस्य नहीं होता। पहले अगर आप ये मानते हैं कि सूक्ष्म आध्यात्म तत्व है, तो आपके अनुभव में जीवन के भौतिक परिस्थितियों के बीच उनका सामंजस्य होगा, समन्वय होगा। लेकिन अगर वो स्थूल जीवन भौतिक जीवन का ही अंतर तत्व है, तो उसका उद्घाटन होगा, उसमें सामंजस्य क्या करेंगे आप, वो भीतर से उसका उद्घाटन होगा। तो इस तरह से जो सूक्ष्म है उसे बिल्कुल एक नया रूप मिल जाता है। महादेवी ने यह भी कहा, छायावाद का सूक्ष्म धर्म का रूढ़िगत सूक्ष्म नहीं है, वह जीवन का सूक्ष्म है। देखिए, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन सूक्ष्म जो है वो जीवन का सूक्ष्म है। तो जीवन के भीतर बिना आध्यात्मिक हुए सूक्ष्म हो सकता है। अब जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था चंपा का, कि वो प्रेम करती है और बिल्कुल भौतिक प्रेम मानिए, भौतिक प्रेम है भी वो, लेकिन उस भौतिक प्रेम में आप ये देखिए कि जब एक मानवीय मर्म है उसका, जिसमें कि वो प्रेम करती है किसी से, और उसका एक राष्ट्रीय मर्म है जिसमें वो कहती है कि मैं तुमसे घृणा करती हूँ। जब पता चलता है कि ये हमारे देश का दुश्मन है, तो उससे घृणा करने की बात करती है। लेकिन ये कहती है मैं तुम पर मर सकती हूँ, लेकिन तुमसे घृणा करती हूँ। मर सकना और घृणा करना, ये दोनों एक साथ, ये क्या होता है, इससे साहित्य अपरिचित था, नहीं जानता है कि यह अंतर्ध्वनि है, ये विशेष प्रकार की अंतर्ध्वनि है। ये अंतर्ध्वनि क्या है मैं नहीं जानता था। इस अंतर्ध्वनि को गांधी ने दिया था। मैं आपको उदाहरण दूं, इस उदाहरण को शाही जी ने दिया था। आप लोगों ने नाम सुना होगा, विजय देवनारायण शाही हिंदी के कवि और बड़े आलोचक थे। उन्होंने गांधी के बारे में लिखा था कि गांधी एक समुद्र के किनारे, थोड़ी कल्पना भी है इसमें, कि मैं सत्य के लिए सारे भारतवर्ष को अरब सागर में डुबो देने के लिए तैयार हूँ, सत्य के लिए। अब यह बात, यह ध्वनि बिल्कुल नहीं थी, सारे देश को जैसे बिजली छू गई। सबने क्षितिज के पार देखना शुरू किया, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि क्षितिज के पार देखो, तुम्हें अंतर्ध्वनि सुनाई पड़ेगी। उन्होंने कहा आप वहाँ क्या देख रहे हैं? उन्होंने बताया मैं वहाँ सत्य देख रहा हूँ, मैं अपनी अंतर्ध्वनि सुनता हूँ। बहुत गहराई में वह क्षितिज के पार का सत्य ध्वनित हो रहा है, प्रयत्न करो। क्षितिज का पार जो सत्य है वो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता है, तो प्रयत्न करो। वहाँ गहराई है, उद्दामता है, अनंतता है,
व्यास है, अंतर्ध्वनि। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं एक और आप लोगों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब एटनबरो ने गांधी जी की फिल्म बनाई तो उसने दक्षिण अफ्रीका के उस प्लेटफॉर्म पर जहाँ उनको फेंका गया था उसका चित्र देखा, और वो चित्र देख करके उन्होंने उनकी अनुभूति यह हुई, उनकी आँखों की अनुभूति हुई, और उसमें जो था उसके लिए बताया कि उन आँखों में बड़ी जिज्ञासा थी। और कौन सी जिज्ञासा थी? कि वह क्या चीज है जो एक निरपराध व्यक्ति को दंड देती है, उसके प्रति घृणा करती है। ये खोजने की चीज है, ये अंतर्ध्वनि है। गांधी की आंखों में, आंखों का काम अंतर्ध्वनि करना नहीं है ध्वनि, लेकिन उन आंखों में ये अंतर्ध्वनि दिखाई पड़ी कि वह क्या चीज है जो किसी निरपराध को दंड देती है या उसे मार भी डालती है। तो ये जो अंतर्ध्वनि है, ये है गांधी ने दी, बल्कि हम कह सकते हैं कि उस युग के इतिहास ने दी, और इसका असर पूरी तरह से हम देखते हैं कि छायावाद के काव्य विधान पर, उसकी काव्य वस्तु पर, उसके काव्य शिल्प पर, सब पर पड़ा है। और मैं बराबर मानता हूँ कि छायावादी कवि और भक्ति काव्य, छायावादी कविता और भक्ति काव्य हमारे साहित्य के दो महान युग हैं काव्य की। इनकी जो उपलब्धियां हैं, ऐसी उपलब्धियां हमारे साहित्य में दूसरी नहीं हुई। धन्यवाद।